ओके बच्चों, चलिए आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे साइट सिलेक्शन के बारे में कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन में साइट सिलेक्शन और साइट डेवलपमेंट का क्या रोल है। राइट, देखिए अल्टीमेटली देखिए बिल्डिंग आप सॉइल पर बना रहे हो, है ना, और सॉइल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होगी, है ना। मतलब साइट का अर्थक्वेक से बहुत ही डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट। और इस साइट सिलेक्शन को और साइट डेवलपमेंट को हम दो फेजेस में डिस्कस करेंगे। पहले हम साइट सिलेक्शन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से तो अपने हाथ में नहीं है, हम ऐसी कोई साइट सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे जो पूरी तरीके से आइडियल हो, मतलब कि वहां पर अर्थक्वेक का बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं हो, है ना। लेकिन हम कुछ कोशिश करते हैं ताकि जब हम फेस करें अर्थक्वेक तो डैमेज मिनिमाइज कर सकें, बस हमारा इतना ही काम है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइट सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंसिडरेशन रखनी है वो देखते हैं। इसको हम दो लेवल में करते हैं साइट सिलेक्शन को। पहला मैक्रो लेवल। अब मैक्रो लेवल में हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे। स्टैटिस्टिकल डाटा। अब ये डाटा क्या बताएगा हमें, ये डाटा हमें ये बताएगा कि जो भी साइट जहां पर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, क्या वो साइट कहीं टेक्टोनिक प्लेट्स पर तो नहीं है। क्योंकि देखो हमें पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसी वजह से अर्थक्वेक आता है ना। अब हमें ये देखना होता है कि क्या वो साइट टेक्टोनिक प्लेट्स पे तो नहीं है, राइट। ये आपको मैप से पता चल जाएगा, जैसे हिमालयन रीजन्स है वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आने का यही रीजन है, राइट। सेकेंड ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि पास्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है अर्थक्वेक की। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। अब जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक देखेंगे तो साथ में ये भी देखेंगे कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी क्या क्या रही है उन पर्टिकुलर अर्थक्वेक्स की, राइट। देन थर्ड हम देखेंगे कि वो किस जोन में, किस सिस्मिक जोन में लाई करता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ते हैं, किस सिस्मिक जोन पे लाई करता है। देखो ये सारा मैक्रो लेवल में है, ऑल्दो देखिए कोई नहीं देखता है ना। साइट सिलेक्शन का प्राइमरी मोटो क्या होता है कि कहां से ज्यादा बिजनेस जनरेट होगा, राइट। हम जो हमारा सिटी एरिया है उससे ट्रांसपोर्टेशन कितना इजीली अवेलेबल है, और दूसरा कि उस बिल्डिंग का रोल क्या होने वाला है, राइट। इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है साइट सिलेक्शन। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें, आपको जान के हैरानी होगी, हावेवर हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले थे बट मैं आपको बता दूं, सिस्मिक जोन स्टार्ट होते हैं 1 to 5, राइट। मतलब कि 1 सबसे सेफर है एंड 5 सबसे हाईली इफेक्टेड जोन है अर्थक्वेक के लिए। इंडिया में कोई भी जोन ऐसा नहीं है, या कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो जोन 1 में हो। मतलब कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से सेफ हो, राइट। मतलब इंडिया में अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बहुत हैवी है। इसलिए हमें और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हम साइट ऐसी जगह सेलेक्ट करें या ऐसी सेलेक्ट करें, अगर जितना ऑब्वियसली जितना हम कर सकते हैं इसे सेलेक्ट करें कि सिस्मिक जोन्स डिसाइड कर पाए, है ना। अब ऑब्वियसली अगर हिमाचल में ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं तो हिमाचल के लोग बाहर तो साइट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ऐसी जगह साइट सिलेक्ट करें जिसमें थोड़ा बहुत इसका ध्यान हो, ताकि हम माइक्रो लेवल पे इसको और ज्यादा बेटर बना पाए। अभी हम माइक्रो लेवल में भी पढ़ेंगे कि हम साइट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और वहां पर भी साइट सिलेक्शन के क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। ओके, सो ये अब हम इसके बारे में, सिस्मिक जोन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, देखो ध्यान से देखो,
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास कितने जोन्स हैं, साथ में मैप में भी देखते जाइएगा आप, राइट। सबसे पहले आता है जोन 2, जोन 2, और ये सारा जो डाटा है ये अर्थक्वेक आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1893/2002, राइट। आईएस स्टैंडर्ड कोड है मेनली फॉर अर्थक्वेक्स, राइट। वहां से ये सारा डाटा है। उन्होंने बताया कि कौन कौन से जोन आपके हैं और उस जोन की क्या खास बात है, वहां पर जोन फैक्टर क्या है, देन कौन कौन सी सिटीज किस किस जोन में आती हैं। हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ जोन्स के बारे में देख लेते हैं। जोन 2 ऑब्वियसली यहाँ पर डैमेज कम होता है ना, मतलब स्लाइटली कम होता है। इसलिए बोल देते हैं इसे स्लाइटली सेफ। जोन 2 इज स्लाइटली सेफ, या फिर इसे बोल सकते हैं लो डैमेज रिस्क जोन। ओके, अब इसका जो एरिया है, मैं अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये सेफ जोन है, फिर भी इंडिया का 41% एरिया जोन 2 में आता है। 41% एरिया जोन 2 में आता। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखो ध्यान से समझिएगा, ये जोन ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा स्टेट एक जोन में आ जाएगा। हो सकता है कि कोई सिटी किसी स्टेट की जोन 2 में हो और सेम स्टेट का दूसरा सिटी जोन 5 में हो या जोन 4 में हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो 41% एरिया या फिर ये कंटिन्यूअस टर्म है, तो इसे हम 41% ऑफ इंडिया आता है हमारा जोन 2 में। और यहां का जोन फैक्टर होता है, जोन फैक्टर होता है 0.10। 0.10 ये जोन फैक्टर है, ये भी कोड से दिया गया है, आईएस कोड से दिया गया है। इस जोन फैक्टर को ध्यान से समझो आप क्या होता है। ये जोन फैक्टर का मतलब है 0.10 का मतलब क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली इसकी बात करूं तो 0.10 का मतलब है 1/10, एंड दिस मीन्स 1/10 ऑफ जी। जी यहां पर क्या है, ग्रेविटी, यानी 1/10 ऑफ ग्रेविटी। अर्थक्वेक जब आता है तो क्या होता है, मूवमेंट होता है सरफेस का, और जैसे ही मूवमेंट होगा तो मूवमेंट से एक्सीलरेशन आएगा। कोई अगर सपोज बाइक मूव कर रही है ना, तो उसमें एक्सीलरेशन होगा, है ना। सिमिलरली एक्सीलरेशन नोट किया जाता है, तो यहां पर एक्सीलरेशन मिलता है आपको g/10, राइट, मीन्स ऑब्वियसली 10% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। सपोज कहीं पर अगर ये 0.5 है, यानी 50% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक बहुत हैवी मूवमेंट है और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जितना कम एक्सीलरेशन है उतना कम डैमेज होगा, जितना ज्यादा एक्सीलरेशन है उतना ज्यादा डैमेज होगा। तो एक फैक्टर दिया गया है आईएस कोड द्वारा, जिससे हमें पता लग सकता है कि कितना डैमेज इस जोन में हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्सीलरेशन पे, राइट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट जोन 2। अब हम बात करते हैं जोन 3 की। जोन 3 की बात करिए। ओके, जोन 3 मैप में देखते रहिएगा, है ना। जोन 1, जोन 2 कलर किए गए हैं यहाँ पर, आपको पता लग सकता है कि कौन किस किस जोन में आता है। जोन 3 में ऑब्वियसली जोन 2 से ज्यादा डैमेज होता है, बट इतना हैवी डैमेज नहीं होता, तो इसे बोल दिया जाता है कि मॉडरेट डैमेज है। यहाँ पर मॉडरेट डैमेज है यहाँ पर, और ये भी बहुत ज्यादा पार्ट इंडिया का कवर करता है, मींस ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडिया जोन 2 कवर करता है आपका, 30% ऑफ इंडिया, राइट। और इसका जो जोन फैक्टर है दैट इज 0.16। जोन 2 का जो जोन फैक्टर है दैट इज 0.16। मतलब क्या है कि अगर मूवमेंट होगा सरफेस का तो कितना होगा, 16% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 16% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतने एक्सीलरेशन से आपकी सरफेस मूव करेगी, राइट। थर्ड इज जोन 3, थर्ड जोन, राइट। यहां पर डैमेज ठीक ठाक होता है, मीन्स यहां पर हाई रिस्क जोन या फिर हाई डैमेज जोन।
हाई डैमेज रिस्क होता है यहाँ पर। और ये भी मतलब कि इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया है, एरिया के उसमें आई गेस 7th नंबर पे आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है, तो ये परसेंटेज भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। एंड फॉर जोन 3 इट इज़ ऑलमोस्ट 18% ऑफ इंडिया, 18% ऑफ इंडिया जोन 3 हो गया था, सॉरी दैट वाज जोन 4 के रिस्क में है। और जो जोन फैक्टर होता है इसका दैट इज 0.24 मींस 24% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जोन फैक्टर इज 0.24 दैट इज 24% ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक बहुत हैवी एक्सीलरेशन है। और सरफेस अगर इस एक्सीलरेशन से मूव करेगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डैमेज होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही है कितना होता है, ओके 9.81 मीटर पर सेकेंड, राइट। चलिए, द लास्ट इज हाईएस्ट रिस्क जोन एंड दैट इज जोन 5। दैट इज जोन 4th जोन है, ठीक है। ऑब्वियसली हाईएस्ट रिस्क है यहां पर, हाईएस्ट रिस्क जोन, ओके। और यहां पर भी इसमें भी बहुत कम एरिया नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-2% है, ऑलमोस्ट 11% इंडिया इस हाईएस्ट रिस्क में होता है। देन इसका जोन फैक्टर इज ऑलमोस्ट 0.36, जोन फैक्टर इज 0.36 means 36% of acceleration due to gravity. So these were the seismic zones. मतलब मैक्रो लेवल में आप क्या कर सकते हो, देखो मैक्रो लेवल में हमारे हाथ बहुत ज्यादा बंधे होते हैं। सो मैक्रो लेवल में हम मतलब इतना फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकते कि हम अपनी साइट क्या रखेंगे। ऑब्वियसली आप जिस सिटी में हैं, अगर सपोज वो सिटी जोन 5 में भी है, जोन 5 में भी है और आपको वहां कंस्ट्रक्शन करना है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो जगह छोड़ के कहीं और कंस्ट्रक्शन करने चले जाओगे। बहुत रेयर चांस है, अगर बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स वहां पर नहीं आ रहे हैं तब तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट वो एरिया ही खाली करा देगी। बट है ना, इसमें हमारे हाथ बहुत टाइट होते हैं, लेकिन हम माइक्रो लेवल में थोड़ा सा ज्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वहां पर पूरी तरीके से फ्री है करने के लिए, लेकिन माइक्रो लेवल में फिर भी हम मैक्रो लेवल से बेटर काम कर सकते हैं। चलिए हम माइक्रो लेवल में देखते हैं कैसे साइट सिलेक्ट करने में क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं और उसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। जनरल कॉमन सेंस है और कुछ भी नहीं है, कुछ जो ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूं, उसके अलावा बस अपना कॉमन सेंस ओपन रखिए, बहुत इजी है। अब सपोज मैं आपको पहला पॉइंट बोलता हूं, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि ऐसी जगह पर आप साइट सिलेक्ट नहीं करें जहां पर स्लाइडिंग हो रहा हो या इरोजन हो रहा हो, राइट। स्लाइडिंग और इरोजन का मतलब क्या है? सॉइल का एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, जिसे लैंड स्लाइड भी बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? लैंड स्लाइड। सबने सुना है, कभी ना कभी कान में जरूर पड़ा होगा, है ना। हिमाचल में तो होता ही रहता है। सो लैंड स्लाइड का मतलब क्या है? वहां की सॉइल जो है उसके बीच में, देखो अब थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको वो समझ में आता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, ऐसे भी जनरल भी समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर इंजीनियर की तरफ से समझाता हूँ आपको। सॉइल पार्टिकल्स जो आपस में जुड़े होते हैं, है ना। ये पहाड़ कैसे बने, ये पहाड़ कैसे बने? अब मैंने आपको बताया ही था कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऐसे उठता हुआ चला जाता है और आके वो जो टेम्परेचर है कूल होके वो सॉइल बन जाता है तो वो सॉइल ही, मतलब उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं। सॉइल पार्टिकल्स, अगर मैं छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स मान लूं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जिसे हम बोलते हैं कोहेजन। इसे हम बोलते हैं कोहेजन। कोहेजन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कोहेजन बोलते हैं, राइट।
उसकी वजह से जुड़े होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, है ना, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये कोहेजन कम होने लगता है। ओके, हो सकता है कोई जर्क लगा हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहीं पर ब्लास्ट किया हो तो वो एक लेयर में कोहेजन खत्म हो गया हो। अब सपोज ये यहां पर मैं बनाता हूं, ये पूरा आपका सॉइल था, है ना, किसी भी वजह से, आई डोंट नो, मैं रीजन की वजह से यहां पर जो है क्रैक पड़ गया। इसके ऊपर की सॉइल में कोहेजन ठीक है, इसके नीचे की सॉइल में कोहेजन ठीक है, लेकिन यहां पर एक लाइन इन दोनों के बीच में पड़ गई है ना, एक लाइन पड़ गई है, मतलब यहां से कनेक्शन टूट गया है। अब क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये स्लाइड करेगा नीचे, और अगर इसे नीचे स्पेस मिल गया तो ये पूरा ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ये पूरा ब्लॉक नीचे आ जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि, और ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा ना, देखो अब मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज आप कहीं से यहां से पकड़ा हुआ है और नीचे आ रहा है ना, तो यहां पर प्रेशर पड़ेगा, तो जो इन पार्टिकल्स के बीच में भी कोहेजन होता है ना, वो भी धीरे धीरे टूटता है ना। तब भी आपने, अगर किसी ने देखा हो, वरना वीडियो देखिएगा लैंडस्लाइड की यूट्यूब में, आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा। सॉइल ऐसे टुकड़े टुकड़े में होते हुए निकल जाती है ना, भले ही कितना बड़ा ब्लॉक अलग हुआ हो, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के बाहर चले जाते हैं। सो ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब स्लाइडिंग, मतलब जो कोहेजन है सॉइल के बीच में, ऐसी साइट हमें देखनी चाहिए जहां पर नहीं हो रहा हो लैंडस्लाइड या इरोजन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, या फिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं, या फिर कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखो, स्लाइडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, स्लोप। स्लाइडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, स्लोप। मतलब स्लोप बहुत स्टीप नहीं होना चाहिए, माइल्ड स्लोप है अगर तो वो साइड में चलेगा, स्टीप स्लोप है तो वो नहीं चलेगा। माइल्ड स्लोप चलेगा, स्टीप स्लोप नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि अगर स्टीप स्लोप होगा तो ये जो नीचे आपका स्लाइडिंग है ना, उसको ज्यादा फोर्स मिलेगा। माइल्ड स्लोप है तो उतनी दिक्कत नहीं है, राइट। सो अगर स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना है तो इसको पहले प्रिवेंट करो कि स्लोप नहीं होना चाहिए, राइट। तीसरा, अब कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से स्लाइडिंग हो रही होती है ना, मतलब रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज एक रीजन है कि जो सॉइल फिल नहीं होना चाहिए। सॉइल फिल का मतलब क्या होता है, सॉइल फिल का मतलब होता है कि कभी कभी कंस्ट्रक्शन के लिए लेवल बढ़ाने पे, है ना, मतलब कंस्ट्रक्शन में सपोज आपको ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर उठना है ना, तो वहां पर सॉइल फिल कर देते हैं, है ना। तो ये फिल्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो एटलीस्ट फाउंडेशन तो इस पे बिल्कुल नहीं बनेगी, फिल्ड सॉइल पे फाउंडेशन तो बिल्कुल नहीं बनेगी, राइट। फाउंडेशन किस पे बनेगी, बिल्कुल नेचुरल सॉइल पे जो कॉम्पैक्टेड है ना, उस पे बनेगी, क्योंकि सॉइल फिल में वही है ना। देखो, ये सॉइल जब आप फिल करोगे तो कहीं से लेकर आओगे, है ना, और पूरा ऐसा बंडल तो सॉइल का आएगा नहीं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सॉइल पार्टिकल, बिल्कुल, है ना। लूज सॉइल आती है, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स आपने पहले हटा दिया है, बिल्कुल, है ना। अब आप उसको कॉम्पैक्ट करके उसमें कोहेजन ला रहे हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, बहुत सारे मेथड हैं जिससे ये अचीव किया जाता है, बट फिर भी जो पहले से कॉम्पैक्टेड सॉइल है, जो ओवर द ईयर्स कॉम्पैक्टेड है ना, उसकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में ये हमेशा कम पड़ जाता है। तो एटलीस्ट फाउंडेशन इस पे बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर हमें फाउंडेशन सपोज बनाना पड़े तो हम कैसे डेवलप करेंगे, कि सपोज हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमें लेवल बढ़ाना ही है, तो हमें सॉइल फिल ही करनी पड़ेगी, तो हम क्या करें फाउंडेशन, तो फिर आप पाइल फाउंडेशंस लगाइए। पाइल फाउंडेशंस क्या होती है, पाइल फाउंडेशंस वो होते हैं जिसमें हम पाइल्स डालते हैं, मतलब आपने सबने समर का या ट्यूब बेल्स का बोर होते हुए कभी देखा हो अगर, है ना, तो हम बोर करते हैं
और उस लेवल तक जाते हैं जब हमें हार्ड सॉइल मिलती है, राइट। अभी तो हम डायरेक्ट जो हमारी शैलो फाउंडेशन होती है, शैलो फाउंडेशन तो हम बिल्कुल उसी लेवल पे बना देते हैं, लेकिन जो पाइल फाउंडेशन है उसमें हम ड्रिल करते हैं, पाइल्स डालते हैं, और वो पाइल्स हम वहां तक लेके जाते हैं जब तक हमें एक हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता है ना। तो अगर ऊपर आपका सॉइल फिल है तब भी आप ड्रिल करिए, पाइल बनाइए, है ना, और पाइल बना के एक ऐसे लेवल तक पहुंच ली जहां पर आपको एक हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए, और वहां पर अपनी फाउंडेशन डालिए। लकीली वो फाउंडेशन डालना आपका काम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सॉइल फिल्ड है ना, कि यहाँ पर लेवल बढ़ाने के लिए मैं सॉइल फिल कर रही हूँ, तो अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से बात करिए कि प्लीज पाइल फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन यूज किया जाए, है ना। जो भी हिली एरिया में काम करने वाले हैं वो तो प्लीज जरूर ध्यान रखें इस बात को, है ना। पाइल फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन यूज करें, जहां पर आपको हार्ड स्ट्रेटा मिले वहां पर अपनी फाउंडेशन बनाएं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, ऑब्वियसली आसपास वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए कोई बहुत बड़ी, मतलब कि हम कंस्ट्रक्शन वहां पर करें जहां पर आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं होनी चाहिए, राइट। क्यों नहीं होनी चाहिए वाटर बॉडी? एक तो पहला रीजन होता है कि वाटर बॉडी होती है तो वहां की जो सॉइल होती है ना वो थोड़ी सी सेचुरेटेड होती है। सेचुरेटेड अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको वैसे बता दूं कि उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट होता है ना, वाटर में सॉइल में वाटर कंटेंट होता है, और वाटर कंटेंट होने की वजह से वाटर यार दो तरीके से काम करता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बस 2 लाइन बोलूंगा कि अगर सपोज गर्मी में आपने किसी ने कच्ची मिट्टी देखा हो तो वो उड़ने लगती है गर्मियों में, तो पहले के लोग क्या करते थे, अगर जो भी गांव से जुड़े हुए वो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे, लेकिन सभी लोग इमेजिन कर पाएंगे, थोड़ा सा पानी छिड़क देते थे तो मिट्टी बैठ जाती थी। इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ अमाउंट तक वाटर हम यूज करें तो उससे सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन अगर ज्यादा वाटर है ना, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे हैवी बारिश में आपकी कोई कच्ची सड़क हो जाती है ना। फिसलने क्यों लगते हो? क्योंकि सॉइल का आपस में कनेक्शन ही टूट गया है पार्टिकल्स का, है ना, और वो एक दूसरे के ऊपर से ही अलग से निकल रहे हैं पानी के साथ, है ना, इसीलिए आप लोग भी फिसलते हो कच्ची मिट्टी में, कच्ची मिट्टी बोलते हैं, राइट। तो वाटर बॉडी होने से जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल में बढ़ जाता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि अगर आपका स्ट्रक्चर वाटर बॉडी के पास में है और अर्थक्वेक आया है ना, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आता है तो अगर वाटर बॉडी है वहां पर उसी पर्टिकुलर एरिया में तो बनता है सुनामी, है ना, सुनामी बनता है, और फिर वाटर अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस तक जाता है ना, तो वहां से ड्राउनिंग का या फिर बाढ़ का ये भी खतरा हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ऑब्वियसली इतना हैवी वाटर अगर आपके स्ट्रक्चर में पड़ेगा तो आपके स्ट्रक्चर के डैमेज होने के भी चांसेस हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि वाटर बॉडी के आसपास हम अपनी साइट को सिलेक्ट ना करें, राइट। मेरे हिसाब से, और यस, मैंने आपको मोस्टली जितने पॉइंट्स थे, 1-2 पॉइंट्स और है जनरल पॉइंट्स, कि बहुत क्लोज ट्रीज नहीं होने चाहिए, नॉट टू क्लोज टू स्ट्रक्चर। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली अर्थक्वेक में अपरूटेड हो जाते हैं, उससे क्या होगा कि अब हैवी ट्री है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर में गिरेगा तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए कि साइट वहां पर सिलेक्ट करिए जहां पर बहुत हैवी ट्रीज नहीं हो, है ना। ऑब्वियसली आजकल सब लोगों को करना भी चाहिए, पेड़ लगाने भी चाहिए, है ना। तो ऐसे पेड़ लगाइए अपने घर के आसपास जो जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैली नहीं हो, जो बहुत हैवी नहीं हो, है ना, रूट्स से हैवी नहीं हो, राइट। सो दीज वर द पॉइंट जो हमें कंसीडर करने चाहिए जब हम अर्थक्वेक के लिए साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसको डेवलप कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है ना। डेवलप करने के मतलब सॉइल फिल अगर लूज है तो आप पाइल फाउंडेशन का यूज करिए,
राइट। और सपोज अगर लेट्स सी कि वाटर बॉडी के आसपास स्ट्रक्चर आपको बनाना ही पड़ रहा है ना, तो क्या करेंगे, तो वहां पर होता है हमारा सॉइल स्टेबलाइजेशन। हम सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। सॉइल को स्टेबलाइज करने का तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फेमस तरीका होता है कि उसमें कुछ पार्ट हम कोहेसिव एलिमेंट को मिला के उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि कुछ उसमें वाटर प्रूफिंग एजेंट्स भी मिला दें ताकि जो वाटर का इम्पैक्ट है वो कम से कम हो वहां पर, ठीक है। और दूसरा तो सेम तरीका है कि हमें जो यहाँ पर फाउंडेशन बनानी है वो क्या है, पाइल फाउंडेशन या फिर राफ्ट फाउंडेशन बनानी है। अब आप जो सोचते हैं कि जो मुंबई में हमारे सी के ऊपर स्ट्रक्चर्स हैं, सी स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे बन रहे हैं, ऑब्वियसली हमें फाउंडेशन उस स्ट्रेटा पे बनानी होती है जाके जहां पर हमें हार्ड स्ट्रेटा मिल जाए, है ना। फ्लोटिंग बलून्स वाला भी स्ट्रक्चर है, बट टेक्निक्स उतने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो बस आप याद रखिए कि अगर हमें सबसे मेन क्या होता है, फाउंडेशन होता है। अगर आपकी सॉइल वीक है, अगर आपकी साइट जहां पर आप सिलेक्ट कर रहे हो और वहां की सॉइल आपकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही काम करना है कि आप वो लेवल देखिए जहां पर आप अपनी फाउंडेशन डाल सकते हैं और वहां पर पाइल फाउंडेशन डालिए। राइट, सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बिल्डिंग फॉर्म्स की, मीन्स वर्टिकल बिल्डिंग और हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स में कौन सी सेफर होती हैं। आपको वैसे थोड़ा सा गेस लगा के पता ही है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ उसको प्रूव करेंगे। टिल देन प्लीज अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।